मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा ज्योग्राफी का 4th चैप्टर चल रहा है। 4th चैप्टर है एग्रीकल्चर। तो हम इसका जो हाफ पार्ट है वो हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप बच्चों आपको सभी को समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। अब हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट है हम आज की वीडियो में रिमेनिंग पार्ट को डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, और ये टोटली पूरा चैप्टर क्या है आप एग्रीकल्चर के ऊपर है बेस्ड है। इसमें ये बताया गया है कि जो एग्रीकल्चर है हमारे इंडिया के अंदर वो कहाँ तक सक्सेस है, कितने कौन कौन सी क्रॉप्स को भारत में ग्रो किया जाता है, कौन कौन से सीज़न में कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, वो सब कुछ हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसके अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। आज के टॉपिक के अंदर हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा हॉर्टिकल्चर क्या होता है। हॉर्टिकल्चर होता है जिसे हिंदी में बागवानी कहा जाता है। तो बागवानी के अंदर इसके अंदर क्या है, ना केवल भारत के अंदर जो क्रॉप्स हैं मतलब खाद्यान्न जो फसलें हैं उसको ग्रो किया जाता है, बल्कि भारत के अंदर फ्रूट्स वेजिटेबल्स इसका भी भारत का बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर है। तो अगर 2016 का अगर रेशो देखते हैं, डाटा देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो भारत है पूरे वर्ल्ड के अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल प्रोड्यूसर के अंदर सेकंड नंबर पर आता है। फर्स्ट नंबर किसका है, चाइना का है, और सेकंड नंबर किसका आता है, इंडिया का आता है। तो पूरे वर्ल्ड में भारत का दूसरा स्थान आता है किस में, फ्रूट्स और वेजिटेबल के प्रोड्यूसर में। तो जो भारत है वो क्या है, ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। तो भारत के अंदर हर प्रकार के जो फ्रूट्स हैं, हर प्रकार के जो वेजिटेबल्स हैं, दोनों प्रकार के मतलब उष्ण और शीतोष्ण दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादन भारत के अंदर किया जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए बेटा जो मैंगो है आम वो कौन कौन से स्टेट में होता है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल इन सभी में होता है। ऑरेंज नागपुर और चेरापूंजी मेघालय में, बनाना केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में, लीची और गुआवा उत्तर प्रदेश, बिहार, पाइनएप्पल मेघालय, ग्रेप्स आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट्स और वॉलनट्स ये कहाँ पर होते हैं, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के अंदर सबसे अधिक मात्रा के अंदर किए जाते हैं। तो ये पूरा बताया गया कि पूरे इंडिया के अंदर ऑल ओवर इंडिया में कौन कौन से स्टेट के अंदर कौन कौन से फ्रूट्स को ग्रो किया जाता है। तो ये सारा कंप्लीट इसमें बताया गया है। अब आगे देखिए बेटा नेक्स्ट आता है, ये सारा था। देखिए सारे फ्रूट्स अलग अलग दिखाए गए हैं। इसमें फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, हर प्रकार के। जैसे इसमें देखिए क्या कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, इसमें पीज, कॉलीफ्लावर, टोमेटो, ब्रिंजल और ये ऊपर ये सारे फ्रूट्स दिखाए गए हैं, एप्रिकॉट्स, एप्पल और पोमीग्रेनेट। ओके आगे देखिए बेटा, तो जो इंडिया है उसके अंदर भारत के अंदर बहुत अधिक मात्रा के अंदर पी, कॉलीफ्लावर, ओनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो मतलब हर प्रकार की वेजिटेबल को भी यहाँ पर ग्रो किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है बेटा नॉन फूड क्रॉप्स। नॉन फूड क्रॉप्स में देखिए अभी तक तो हमने पढ़ा है फूड क्रॉप्स। अब देखिए नॉन फूड क्रॉप्स में यानी कि अखाद्यान्न जो फसलें होती हैं, ये तो सारी चीज़ें क्या खाने वाली चीज़ें थी। अब ऐसी फसलों का भी भारत में उत्पादन किया जाता है जो नॉन फूड में आती है। तो नॉन फूड में क्या क्या आती है, सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है बेटा रबड़। तो रबड़ क्या है, इक्वेटोरियल क्रॉप है। रबड़ एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, लेकिन इसके लिए क्या कुछ खास कंडीशंस की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए क्या है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ की ज़रूरत होती है, और इसे मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, और रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश की ज़रूरत होती है, और टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की ज़रूरत होती है, तभी रबड़ को ग्रो किया जा सकता है। और जो रबड़ है वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। रबड़ के द्वारा बहुत सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं, और ये मोस्टली कहाँ पर ग्रो होता है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय इन सारे एरियाज़ के अंदर जो रबड़ है उसे ग्रो किया जाता है। ओके आगे देखिए बेटा नेक्स्ट आता है फाइबर क्रॉप्स। अब देखिए बेटा फाइबर क्रॉप्स क्या होता है। फाइबर क्रॉप्स होते हैं जो रेशेदार जो फसलें होती हैं वो फाइबर क्रॉप्स में आती हैं। तो फाइबर क्रॉप्स में देखिए मेन कौन किस का नाम आता है, सबसे मेन आता है कॉटन। कॉटन होता है बेटा कपास, जिसे हम रुई भी बोलते हैं, कपास जिसे कपड़े बनाए जाते हैं। जूट होता है जिसे बोरी वगैरह बनाई जाती हैं। हेम्प होता है सन और नेचुरल सिल्क और प्राकृतिक रेशम
सिल्क होता है रेशम। ये 4 मेन फाइबर क्रॉप्स के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रो भारत में इनका किया जाता है। तो जो फर्स्ट 3 हैं, फर्स्ट 3 में कॉटन, जूट और हेम्प, ये जो पहली तीनों हैं आर डिराइव फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल। इन तीनों को तो क्या है मतलब मिट्टी के अंदर इनकी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। बट नेचुरल सिल्क देखिए जो 4th नंबर का है, ये जो नेचुरल सिल्क है, ये जो 4th नंबर का है, इसे बट द लेटर इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क वॉर्म, मतलब एक रेशम का कीड़ा आता है जिसके द्वारा सिल्क प्राप्त किया जाता है, रेशम को प्राप्त किया जाता है। और ये जो रेशम का कीड़ा होता है, सिल्क वॉर्म कहा जाता है इसे, यह हरी पत्तियों के ऊपर पाया जाता है और स्पेशली किसके कहाँ पर मलबेरी होते शहतूत, जो शहतूत की पत्तियाँ होती हैं उसके ऊपर रेशम का कीड़ा पाया जाता है और उससे रेशम प्राप्त किया जाता है। Rearing of silkworms for the production of silk fiber is known as sericulture, very important। देखिए बेटा इस पॉइंट को अच्छे से माइंड में सेट कर लेना है आप लोगों को। मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट कर रही हूँ। देखिए सेरीकल्चर क्या होता है? सेरीकल्चर होता है बेटा रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, मतलब जो सिल्क वॉर्म है, जो रेशमी कीड़े हैं, उनका बहुत बड़ी मात्रा में उनका पालन करना और उससे जो सिल्क फाइबर तैयार किया जाता है, उस प्रोडक्शन को, उस प्रोसेस को सेरीकल्चर कहा जाता है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए बेटा सेकंड नंबर, नेक्स्ट वन आता है कॉटन। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉटन। अब देखिए फाइबर क्रॉप में सबसे, अब हम इसके अंदर एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है कॉटन। तो कॉटन के अंदर देखिए कॉटन होती है कपास। तो कपास में देखिए जिसे हम रुई या कॉटन या कपास भी कहा जाता है। तो इंडिया इज़ बिलीव टू ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट। भारत को क्या है, कपास का घर कहा जाता है। मतलब यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा के अंदर कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है। और कॉटन केवल एक ऐसा रॉ मटेरियल है, कच्चा पदार्थ है, जिसका जो कॉटन टेक्सटाइल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। 2016 के रेशियो के अकॉर्डिंग इंडिया वाज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। मतलब चाइना के बाद मोस्टली हर चीज़ का इंडिया का सेकंड नंबर आता है। कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल। इसे क्या है, मोस्टली ब्लैक कॉटन सॉइल में इसे ग्रो किया जाता है और जो ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है, डेक्कन प्लेट्यू में पाई जाती है। इसके लिए हाई टेम्परेचर की, लाइट रेनफॉल और या इरिगेशन, मतलब इरिगेशन के द्वारा भी इसे प्राप्त किया जा सकता है। और इसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, 210 फ्रोस्ट फ्री डेज। इसके लिए क्या है, 210 पाला रहित दिनों की ज़रूरत होती है, मतलब जिसमें ओस वगैरह ना हो। एंड ब्राइट सनशाइन, और इसके लिए क्या है, तेज सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है, तभी कॉटन को ग्रो किया जा सकता है। ओके, आगे देखिए बेटा, कॉटन इज खरीफ एंड रबी खरीफ क्रॉप्स एंड रिक्वायर 8 months टू मैच्योर। इसे तैयार होने में 8 महीने का समय लगता है। और मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और यूपी। इन सभी जगह पर कॉटन को ग्रो किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट इज जूट। अब देखिए जूट के अंदर पढ़ते हैं हम, जूट क्या है। तो जूट के अंदर देखिए, जूट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। और जो जूट है, ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स इन दी फ्लड प्लेन वेयर सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर। जो जूट है उसे ऐसे, मतलब बाढ़ के मैदान में, जहाँ पर मतलब जो मिट्टी होती है उसके अंदर पानी की निकासी की बहुत मतलब अच्छी क्षमता होती है। और यहाँ पर क्या होता है बेटा, हर साल बाढ़ आती है तो उससे क्या, वो मिट्टी, ऊपर की मिट्टी बह जाती है और हर साल नई मिट्टी वहाँ पर आती है। तो वो मिट्टी बहुत अच्छी होती है जूट के लिए, और इसके लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। और ये कहाँ कहाँ पर ग्रो होता है, वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, मेघालय, इन सभी स्टेट्स के अंदर इसे ग्रो किया जाता है। जो जूट है उसके द्वारा गन्नी बैग्स, मैट्स, रॉब्स, यार्न, कारपेट और बहुत सारे चीज़ें इससे तैयार की जाती हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो ये था बेटा सारा क्या था, जो इम्पोर्टेंट जो सारी क्रॉप्स थी उसके बारे में हमने इसमें डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है। तो देखिए बेटा, जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। इसके अंदर देखिए बेटा क्या बताया गया है, इसमें प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार के बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या बताया, देखिए वैसे तो हमारे भारत के अंदर बहुत बड़े लेवल के ऊपर प्रोडक्शन किया जाता है, हर चीज़ को प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन
फिर भी क्या है बेटा, जैसे जैसे हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हर चीज़ के अंदर इसका इफ़ेक्ट आ रहा है। तो पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हर लोगों को क्या है, रहने के लिए स्थान की ज़रूरत है। अब रहने के लिए, अपना मकान बनाने के लिए लोग क्या है, जहाँ पर ये क्रॉप्स ग्रो की जाती है, फील्ड वगैरह हैं, जो खेत वगैरह, उनको नष्ट किया जा रहा है, वहाँ पर क्या है, मकान बनाए जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ बनाई जा रही हैं। तो इसकी वजह से क्या है, जो भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर क्या है, 75% जो लोग हैं वो किससे, एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं। बट धीरे धीरे करके क्या है, जब ये खेत ख़त्म होते जा रहे हैं, फील्ड्स की जगह पर क्या है, मकान बनते जा रहे हैं, रोड्स बनते जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, धीरे धीरे खेतों की संख्या कम होती जा रही है, खेत ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इसमें यही बताया गया कि किस प्रकार से इसके अंदर सुधार किया जा सकता है, किन तरीक़ों से क्या है, इसके अंदर सुधार लाया जा सकता है। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा समझा रही हूँ। इसके अंदर जैसे भारत में क्या है, जो एग्रीकल्चर है वो आज का काम नहीं है, क्या थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मतलब आज से हज़ारों साल पहले से भारत में कृषि की जा रही है। तो लेकिन प्रौद्योगिकी यानी कि हर लगातार क्या, उद्योगों के विकास के कारण जो भूमि संसाधन है उसका उपयोग करने की वजह से क्या है, वहाँ पर धीरे धीरे खेत नष्ट होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। और सिंचाई के साधन का विकास होने के बाद भी आज भी क्या है, जो भारत के अंदर एक बहुत बड़े एरियाज़ के अंदर क्या है, जो किसान है वो किसके ऊपर निर्भर करते हैं, मॉनसून पर ही निर्भर करते हैं। वो केवल मानसून और नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर ही निर्भर करते हैं, तभी क्या उनकी कृषि हो पाती है। और जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, तो इस क्या है, ये हमारे सामने एक बहुत ही सीरियस चैलेंज, एक चिंता वाला विषय आ गया है कि जितनी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है, उतनी तेज़ी से क्या है, जो लैंडी एरिया है, जो फील्ड हैं, वो ख़त्म होते जा रहे हैं, उसकी जगह मकान बन रहे हैं, उसकी जगह फैक्ट्रीज़ बन रही हैं, इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं। तो इसकी वजह से क्या है, बहुत बड़े जो एरिया की में जो एग्रीकल्चर होता था, वो क्या है, धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, जो बहुत ही चिंता का विषय है। तो पहले क्या होता था बेटा, जैसे कोऑपरेशन, एबोलिएशन ऑफ जमींदारी, मतलब ये पुराने समय की जो चीज़ें चली आ रही हैं, वो क्या धीरे धीरे करके ख़त्म होती जा रही हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग थी, उसके अंदर सबसे पहले किस चीज़ के ऊपर ही फोकस किया गया था, लैंड रिफॉर्म के ऊपर, मतलब जो इसका खेती के लिए जो ज़मीन है उसको बचाने के ऊपर ही क्या है, सबसे मेन फोकस किया गया था। और जो उस समय जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस था, मतलब जो कानून की तरफ से जो अधिकार था कि जो हमारा खुद का जो एरिया है उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं कर सकता, तो वो भी क्या है, धीरे धीरे करके क्या है, फेल होता जा रहा है। तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, जिसकी वजह से क्या है, हमारे भारत के अंदर जो एग्रीकल्चर के लिए जो एरिया था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। और जो हरित क्रांति चलाई गई थी, जो वाइट रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन चलाया गया था, वो भी क्या है, धीरे वो उस समय क्या बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, लेकिन धीरे धीरे करके क्या है, ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं दबती जा रही हैं, छिपती जा रही हैं। आगे देखिए। और इसके अलावा जो किसानों के लिए जो ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन, श्वेत रेवोल्यूशन, जो वाइट रेवोल्यूशन चलाया गया था, वो क्या है, ये धीरे शुरुआत में तो ये इनने बहुत तेज़ी पकड़ी थी, बट क्या है, धीरे धीरे करके ये चीज़ें भी कम होती जा रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जैसे अब इस दिशा के अंदर को बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। जैसे किसान, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, इसके अंदर इस KCC, इसमें क्या बताया गया है, किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम PAIS, इसके अंदर क्या होता है बेटा, जैसे किसी किसान का दुर्घटना के अंदर उसकी डेथ हो जाती है, तो उसे क्या है, आगे सरकार की तरफ से उसे क्या है, इंश्योरेंस दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे जो उसके लिए, किसानों के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जो सरकार की तरफ से स्टार्ट की गई हैं। और इसके अलावा जो वेदर से रिलेटेड जो बुलेटिन्स होती हैं, यानी कि जो खबरें होती हैं, न्यूज़ होती हैं कि अगर आज आने वाले समय में वेदर कैसा रहेगा, तो वो वेदर फोरकास्टिंग भी क्या है, फार्मर्स को पहले ही बता दी जाती है, उन्हें पहले अलर्ट कर दिया जाता है कि इस समय पर वेदर से बैड वेदर हो सकता है, बारिश हो सकती है, बाढ़ आ सकती है, ताकि वो समय रहते अपनी फसलों को बचा सकें। तो ऐसी बहुत सारे प्रोग्राम सरकार की तरफ से चलाए गए हैं, ताकि क्या है, जो किसान हैं उनको इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। और इससे रिलेटेड देखिए एक और योजना चलाई गई है, जिसे क्या कहा गया है बेटे, जिसे भूदान
जिसे भूदान ग्राम दान योजना के नाम से जाना जाता है, भूदान ग्राम दान योजना के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंदर देखिए क्या है, मैं बताती हूँ आपको। महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी विनोबा भावे, महात्मा गांधी विनोबा भावे जिन्होंने उनके सत्याग्रह में अपना सबसे ज़्यादा सहयोग दिया था, तो उन्होंने उसे अपना उत्तराधिकारी मतलब घोषित कर दिया था। उन्होंने विनोबा भावे को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो गांधी जी के ग्राम स्वराज्य अवधारणा में उनकी गहरी आस्था थी, तो गांधी जी के मरने के बाद उन्होंने गांधी जी के इस संदेश को, इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने पूरे देश की क्या है पैदल ही यात्रा की थी। जो विनोबा भावे थे वो गांधी जी के बहुत बड़े प्रशंसक थे, तो उन्होंने उनके इस मैसेज को पूरे कंट्री के अंदर फैलाने के लिए उन्होंने क्या है वो अपने पैदल चलकर उन्होंने पूरी कंट्री की यात्रा की थी। और उन्होंने इसके लिए और एक बार वो क्या, आंध्र प्रदेश का एक गांव था पोचमपल्ली, वहाँ पर जब वो पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पे जो गरीब किसान थे उन्होंने उनसे मतलब अपने पोषण के लिए कुछ छोटी सी ज़मीन मांगी। तो फिर जो विनोबा भावे थे उन्होंने क्या कहा कि मैं आपको वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि अगर वे सरकारी खेती करते हैं तो भारत सरकार से वो बात करके वो उनके लिए थोड़ी सी ज़मीन मुहैया करवा सकते हैं। तो इस बीच ही क्या होता है बेटा, जो रामचंद्र रेड्डी थे वो आते हैं और वो क्या कहते हैं, वो जो गरीब किसान थे उनको वो क्या 80 एकड़ क्या है गरीब किसानों को जो भूमि है वो 80 एकड़ जो लैंड है वो गरीब किसानों को दे देते हैं। तो इसे क्या है भूदान के नाम से जाना जाता है, इसे भूदान की क्रिया कहा गया था। और इसके अलावा बाद में विनोबा भावे ने ऐसी बहुत सारे यात्राएं की और उसके अंदर अपने इस मैसेज को उन्होंने पूरे इंडिया के अंदर फैलाया। तो जो बहुत सारे जो जमींदार थे उन्होंने क्या कहा, बहुत सारे जो जमींदार आए थे उन्होंने क्या कहा कि तो इस प्रोसेस को बेटा क्या कहा गया था, इसे भूदान के नाम से जाना गया था। जो विनोबा भावे थे उन्होंने पूरे इंडिया के अंदर मतलब पूरे इंडिया तक अपने मैसेज को फैलाया। और जो गांव के जो इंडिया के जो बड़े बड़े जमींदार थे उनके जो मालिक थे, गांव के जो मालिक थे, उन्होंने पूरे गांव ही गरीब किसानों को दे दिए थे। तो इसे इस प्रक्रिया को क्या है ग्रामदान के नाम से जाना गया था, इस प्रक्रिया को ग्रामदान कहा गया था। तो ये भूदान और ग्रामदान की प्रक्रिया थी। ओके बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बेटा नेक्स्ट हेडिंग आती है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू नेशनल इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। तो इसके अंदर देखिए इसमें क्या बताया गया कि जो भारत कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, रोजगार और उत्पादन, उसमें भारत का क्या योगदान है। तो इसके अंदर देखिए जो एग्रीकल्चर हैज़ बीन द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी दो इट्स शेयर इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो एग्रीकल्चर है वो भारत की जो इकोनॉमी है उसके अंदर उसकी बैकबोन का काम करती है। और इट हैज़ रजिस्टर्ड ऑन डेक्लाइन ट्रेंड फ्रॉम 1951 ऑनवर्ड्स। और इसके अंदर क्या है, लेकिन ये 1951 के बाद से इसकी जो वो है इसका जो ट्रेंड है, इसका जो ट्रेंड है वो क्या है कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है, घट रहा है। तो उसकी जो 52% ऑफ टोटल वर्क है उसका क्या है वो धीरे धीरे करके क्या है कम होता जा रहा है। आगे देखिए बेटा इसके अंदर आगे क्या है, जो कंसाइडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। जो इतनी तेज़ी से डिक्लाइन हो रहा है तो ये क्या बहुत ही सीरियस मैटर है, इसके ऊपर क्या सभी को फोकस करने की ज़रूरत है। तो कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं, बहुत सारे इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज़ स्टार्ट की हैं। तो इसके अंदर क्या है, जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। और इसके अंदर इसके अलावा एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR की स्थापना, पशु चिकित्सक सेवाएं, पशु बागवानी, मौसम विज्ञान से रिलेटेड, मौसम की पूर्व ज्ञान मतलब वेदर फोरकास्टिंग, मतलब ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए जिसके द्वारा क्या है किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो ये इसके अंदर जो ये आपका ये आगे देखिए बेटा, ये जो टेबल दी गई है इसके अंदर यही क्लियर किया गया कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो क्या है धीरे धीरे करके इंक्रीज़ हो रहा है, धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। तो इसके सरकार ने क्या है बहुत सारे कदम उठाए ताकि जो फार्मर्स हैं उनकी जो उनका जो मतलब उनके साथ उनका जो
स्टेटस है वो क्या है, धीरे धीरे करके ग्रो हो सके और धीरे धीरे करके इंक्रीज हो सके। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा कि ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरे विश्व के ऊपर वैश्वीकरण के अकॉर्डिंग जो इसका इम्पैक्ट है उसका क्या इसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है। तो इसके अंदर देखिए इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। तो ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ न्यू फिनोमिना, ये कोई नया मैटर नहीं है। इट वाज देयर एट द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन, ये मतलब बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। जब यूरोपियन ट्रेडर्स थे, पुराने समय में क्या था बेटा, जो यूरोप के जो लोग थे, व्यापारी थे, वो क्या है हमारे भारत से मसालों का उत्पादन करते थे, मसाले ले जाते थे, मसालों को इम्पोर्ट कर लेते थे। लेकिन वही चीज़ क्या है आज भी चली आ रही। तो केरला के अंदर से क्या है आज भी सबसे अधिक मात्रा के अंदर वहाँ पे क्या है मसालों का उत्पादन होता है। और इसका क्या है आज भी जो मतलब पुराने समय में जो चला आ रहा था वो आज तक भी। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश कॉटन बेल्ट्स ऑफ इंडिया अट्रैक्ट द ब्रिटिश, और भारत के अंदर जो कॉटन की मतलब कपास की जो खेती की जाती है वो क्या है अंग्रेजों को अपने लिए तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और अल्टीमेटली कॉटन वाज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन एज अ रॉ मटेरियल फॉर देयर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, और जो ब्रिटेन के लोग हैं वो क्या है भारत से कच्चा माल ले जाते हैं अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए, और वहाँ पर वो कच्चे माल से तैयार माल को तैयार करते हैं और वो उन्हें इंडिया में आकर बेच देते हैं। इस प्रकार से ये जो ट्रेंड है वो स्टार्टिंग से ही चला आ रहा है। अंडर ग्लोबलाइजेशन पर्टिकुलरली आफ्टर 1990, 1990 के बाद से द फार्मर्स इन इंडिया, 1990 के बाद से जो फार्मर्स इन इंडिया हैव बीन एक्सपोज टू न्यू चैलेंजेस, उनके सामने बहुत सारे नए चैलेंजेस आए हैं। जिसके अंदर डिस्पाइट बीइंग एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी, जूट, स्पाइसेस, आवर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर नॉट एबल टू कम्पीट विद द डेवलप्ड तो कंट्रीज़ बिकॉज ऑफ द हाईली सब्सिडिड एग्रीकल्चर इन दोज कंट्रीज़, क्योंकि पुराने समय से ही क्या है बेटा जो भारत है, भारत के अंदर क्या है यूरोप बहुत सारे जो देश हैं उन्होंने हमारे भारत से व्यापार किया है। पुराने संबंध से हमारे भारत के और दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंध हैं। आज टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड्स इटसेल्फ एज ए क्रॉस रोड्स टू मेक, आज क्या हमारे जो भारत का जो व्यापार है वो हर देश के अंदर फैल गया है, और इसे और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए, इसे और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए हम सभी को क्या है मिलकर कदम उठाना होगा। जो छोटे फार्मर्स हैं उन्हें आगे बढ़ाना होगा, ताकि और जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसको क्या है जितना इसके बारे में सोचा उसको उससे और ज़्यादा इंक्रीज़ करना होगा, ताकि जो हमारे देश के अंदर जो प्रोडक्शन होती है उससे ना केवल हमें फ़ायदा हो बल्कि आने वाले जनरेशन को भी इससे फ़ायदा हो सके। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या है हमें ज़्यादा इससे आमदनी होगी, तो इसके साथ क्या है पर्यावरण की जो निम्नीकरण है उस पर्यावरण में भी क्या है जो पर्यावरण को ख़त्म कर रहे हैं, पेड़ पौधे काट रहे हैं, उन्हें ऐसे करने से रोकना चाहिए ताकि हम एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे सकें। और हम ज़्यादा से ज़्यादा हमें फूलों की, सब्जियों की, चावल, गन्ना, गेहूँ, इन सभी की हमें खेती करनी चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों में क्या है पानी की कम आवश्यकता होती है। और अलग अलग प्रकार की जलवायु के अंदर अलग अलग प्रकार की अच्छी किस्म की फसलों को ग्रो करके क्या है हम अच्छे लेवल की क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, और इससे क्या हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो बेटा इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। इसके अंदर यही बताया गया है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी प्रकार की चीज़ों को ग्रो करना चाहिए जिनके अंदर कम पानी की ज़रूरत होती है, ताकि हम अपनी एग्रीकल्चर की लेवल को और ग्रो अप कर सकें। तो बेटा ये आपका चैप्टर था, ये कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर बेटा आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।